आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुशवाहा आपके पाठ्यक्रम का विषय विशेषज्ञ हूँ। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं इस मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बात करते हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जो लैंग्वेज है हम डेटाबेस के स्कीमा को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर जो हम कमांड पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे कमांड्स होते हैं, लेकिन आज जिन कमांड पे हम बात करने वाले हैं वो है क्रिएट स्टेटमेंट, ऑल्टर स्टेटमेंट एंड ड्रॉप स्टेटमेंट। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करें। उसके पहले पिछली बार जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने डिस्कशन किया था DML के बारे में। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके बारे में हमने वर्णन क्या किया था कि इसके द्वारा, इनके कमांड्स के द्वारा हम डेटाबेस में डेटा को रिट्रीव करना, डेटा में चेंजेस करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, और अगर कोई रिकॉर्ड काम की नहीं है तो उसको डिलीट करना, ये सारा हमने DML स्टेटमेंट में देखा था। तो इसके अंदर जो हमने कमांड पढ़े थे वो हमने क्या पढ़े थे? इंसर्ट कैसे करते हैं, एक नया रिकॉर्ड को कैसे जोड़ेंगे। अगर कोई रिकॉर्ड में कुछ चेंज होता है, जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का टेबल है हमारे पास और उसे मान लीजिए आने वाले समय में उसका फ़ोन नंबर चेंज हो गया या एड्रेस चेंज हो गया, तो अपडेट कमांड से हम उसको चेंज करेंगे। और इसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ दिया या हमें उसका रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है तो हम डिलीट करेंगे। तो ये हमने DML स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था अपने पिछले टॉपिक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि SQL जो कमांड्स है, इसमें जो आज हम बात करेंगे वो DDL की बात करेंगे। DDL, जैसे मैंने आपको बताया, DDL का मेन पर्पस क्या है? ये डेफिनेशन देगा स्कीमा का, और किसके स्कीमा का? डेटाबेस के स्कीमा को डेफिनेशन के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर जो हम कमांड पढ़ने वाले हैं वो है क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर एंड ट्रंकेट। तो जब हम क्रिएट की बात करते हैं तो नाम से ही आपका समझ में आ रहा होगा, क्रिएट करना, मतलब टेबल को क्रिएट करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉप, अगर हमें कोई टेबल को ड्रॉप करना है या कोई ऐसा टेबल है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम ड्रॉप कमांड से उसको डिलीट कर सकते हैं या मतलब हटा सकते हैं। उसके बाद है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड का मतलब होता है कि जब भी मुझे कोई चीज़ को चेंज करना है, जैसे हमने टेबल बना लिया, एग्जिस्टिंग टेबल है और उसमें मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम इस ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपको याद होगा, जैसे हम कोई मार्केट से कोई कपड़े लेके आते हैं और अगर हम उस कपड़े को पहनते हैं और हमें लगता है कि ये हमारी फिटिंग के हिसाब से नहीं है तो हम क्या करते हैं? हम उस कपड़े को लेके टेलर के पास जाते हैं, वहाँ पर उसे हम ऑल्टर कराते हैं। तो ये भी कुछ वैसा ही है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ वो काम टेलर करता है, यहाँ ये ऑल्टर कमांड के थ्रू हम अपने टेबल में जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम ऑल्टर कमांड के द्वारा कर सकते हैं। हम हमेशा की तरह इन दो टेबल को इस्तेमाल करेंगे। पहला टेबल है हमारा डिपार्टमेंट्स टेबल, जिसमें हमारे पास 4 फील्ड्स हैं: डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, मैनेजर ID और लोकेशन ID। वैसे ही एम्प्लॉई टेबल भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 11 फील्ड्स हैं जो कि हम अपने क्वेरीज के अंदर, जो भी हम क्वेरी सॉल्व करेंगे उस क्वेरी के अंदर इन दोनों टेबल का उपयोग करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो किस चीज़ पे रहेगा? टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसका डेफिनेशन कैसे देते हैं, उसके फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा, टेबल डेफिनेशन को ऑल्टर कैसे करते हैं और टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं। तो इन 3 कमांड्स के ऊपर हमारा आज का लेक्चर रहेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं क्रिएट करने की, तो सबसे जो बेसिक चीज़ें इसमें आती हैं, जो हम जिसे कहते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट, वो होता है टेबल, जो सबसे छोटी इकाई होती है। यही वो इकाई होती है जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। और जब हम स्टोर करने की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा, जब भी हम डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं तो डेटा हमारा रोज़ और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमारा टेबल सबसे छोटी इकाई होता है, इसको हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब चलिए हम दूसरी बात करते हैं। जब भी मैं टेबल को क्रिएट करना चाहता हूं तो मुझे क्रिएट करते समय टेबल का नाम देना पड़ता है, और वैसे ही उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं उनका भी हमें नाम देना होता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए या आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो हम रूल की बात कर रहे हैं ये ऑरेकल का रूल है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो पहला रूल क्या कहता है? किसी भी टेबल का नेम या कॉलम का नेम 30 कैरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए।
यानी अगर आप नाम दे रहे हैं टेबल का नाम तो 30 कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा अगर आप देंगे या कॉलम का नाम देंगे तो वो आपको एक एरर देगा। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है। दूसरा, नेम के बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता है। ब्लैंक स्पेस जैसे कि आपको दिख रहा है, हमने वहाँ पे एक एग्जांपल लिया है सप्लाई चेन, तो आप देख सकते हैं जब सप्लाई चेन के बीच में स्पेस है तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं या इसको जोड़ के लिख सकते हैं। तो स्पेस, ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है। तीसरा, जब भी हम नेम स्पेसिफाई करते हैं तो नेम जो भी होगा, नेम के लिए केवल A to Z कैपिटल लेटर्स, A to Z स्मॉल लेटर्स, न्यूमेरिक वैल्यू 0 से 9, अंडरस्कोर, डॉलर और हैश का यूज़ हमें करना है। यानी अगर मुझे कोई भी नाम टेबल का देना है या कॉलम का नाम देना है तो हमें इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है और इसके द्वारा हम एक नाम दे सकते हैं। चौथा, जब भी हम नाम की बात करते हैं तो पहला लेटर हमेशा एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। टेबल का नाम हम जब भी देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पहला लेटर जो रहेगा वो एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने पहला एग्जाम्पल दिया है 9 एम्प्लॉय करके लिखा हुआ है, तो आप 9 देख सकते हो, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये टेबल का नाम आप नहीं दे सकते। तो एक्चुअल में कैसा देना होगा आप देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है एम्प्लॉय, सो पहला कैरेक्टर जो आप देख रहे हैं वो कैपिटल ई है, मतलब एक अल्फ़ाबेट है, तो ये एकदम सही नाम आप देना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप टेबल का नाम दें तो पहला जो कैरेक्टर होगा या अल्फ़ाबेट होगा वो आपका हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए। पांचवा, जब भी हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल में आपको ध्यान रखना है कि आप प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स को नाम के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स का मतलब वो होता है जो कि इनबिल्ट उनका मीनिंग पहले से होता है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ एंड, एज, सेलेक्ट, आप बहुत सारे जितने भी कीवर्ड्स होते हैं आप इनको कॉलम का नाम या टेबल का नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनकी मीनिंग पहले से डिफाइंड होती है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपको एक एरर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व वर्ड्स को हमें यूज़ नहीं करना है। अब चलिए हम टेबल को क्रिएट करने के लिए जो क्रिएट टेबल कमांड होता है उसके सिंटेक्स की बात करते हैं। तो सिंटेक्स बहुत आसान है, आप देख सकते हैं हमने लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो भी हम यूज़र नाम देना चाहता है, और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कॉलम का नेम जो हम कॉलम नेम कहते हैं। उसके बाद आपको उसके बाद बताना है कॉलम का टाइप, जो भी हम नाम देंगे वो उसका डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, डेट है, वो आपको बताना पड़ेगा। साथ में एक ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, कॉलम के बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं जैसे नॉट नल है, आपका ऑटो इंक्रीमेंट है जो हम आगे चल के देखेंगे, और सबसे बाद में जो आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंट्स, आप रूल्स लगा सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं जब आप कॉलम को स्पेसिफाई कर रहे हैं। यानी क्रिएट टेबल एक स्टेटमेंट है जो टेबल्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस स्टेटमेंट के बाद टेबल का यूनिक नाम दिया जाता है। जैसे अभी हमने देखा कौन कौन से रूल्स रहते हैं जो टेबल का नाम डिफाइन करना है, तो वो आपको क्रिएट टेबल और टेबल का नाम आपको देना पड़ता है। अब चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला जो इसके अंदर फील्ड है कॉलम का नाम। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉलम का नाम देते हैं तो वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप कोई भी नाम दे दें, जो हमेशा एक यूनिक टाइप का नाम होना चाहिए जो पहले से उस फील्ड में या उस टेबल के उस मतलब डेटाबेस में नहीं होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं कॉलम का टाइप। तो मैंने कॉलम का नाम तो यूनिक दे दिया, जैसे मान लीजिए मैंने कॉलम का नाम दे दिया, मैं टेबल बना रहा हूँ स्टूडेंट, और स्टूडेंट में मैंने एक कॉलम नेम डिफाइन कर दिया स्टूडेंट का आईडी। अब आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट आईडी है इसका डेटा टाइप क्या है। ये वैसे ही होता है जैसे कि हम कोई भी लैंग्वेज में होता है। जैसे आप मान लीजिए सी की बात कर रहे हैं, C++ में हम बात करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा उस डेटा का डेटा टाइप बताना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको डेटा टाइप बताना है, तो डेटा टाइप कैरेक्टर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डेट हो सकता है, उस कॉलम के नाम के हिसाब से। उसके बाद कॉलम ऑप्शंस। जब मैं कॉलम ऑप्शंस की बात करता हूँ तो ये ऑप्शंस किसी भी कॉलम के एडिशनल बिहेवियर डिफाइन करते हैं। मतलब जब भी मुझे कोई एडिशनल बिहेवियर डिफाइन करना है कॉलम का तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के लिए यदि आप चाहते हैं कि कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो या इंक्रीज़ हो, तो इसके लिए आप ऑटो इंक्रीमेंट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप जिस कॉलम को इस पे ऊपर स्पेसिफाई कर रहे हैं वहाँ पे आप ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। सो सबसे पहला है नॉट नल।
नॉट नल का मतलब ही होता है ऐसा कॉलम जो नल नहीं हो सकता, मतलब आपको वहाँ वैल्यू डालनी है। इस ऑप्शन के द्वारा यह डिफाइन किया जाता है कि इस कॉलम में नल वैल्यू अलाउड नहीं है, मतलब आपको वैल्यू डालनी है। दूसरा डिफ़ॉल्ट, इस ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई वैल्यू ना डालूँ, मतलब किसी कॉलम की वैल्यू ना डालूँ तो एक वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए, तो हम डिफ़ॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है इसके बारे में, इस ऑप्शन के द्वारा आप कॉलम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रदान कर सकते हैं। और ये हम कब करते हैं, जब टेबल को क्रिएट करते हैं। इंसर्शन के समय यदि किसी कॉलम की वैल्यू नहीं दी जाती तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। अगर मैं चाहता हूँ कोई भी वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट फॉर्म में आती जाए, जैसे मान लीजिए पहली वैल्यू 1 है तो दूसरी 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट ऑप्शन को आप यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। अब चलिए अगली फील्ड के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स को हम रूल्स भी कहते हैं। तो ये रूल्स होते हैं जो टेबल की रोज़ पर अप्लाई होने वाले रिस्ट्रिक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं। कॉन्स्टेंट्स को कॉलम पर अप्लाई किया जाता है। कॉन्स्टेंट्स की मदद से आप टेबल में किसी भी प्रकार के चेंजेस को रोक सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स डेटाबेस को कंसिस्टेंसी प्रदान करता है, तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हमने क्या बोला, ये एक रूल्स होते हैं और इस रूल्स को हम अपने टेबल पे लगाते हैं जिससे कि कोई भी अनवांटेड डेटा आपके टेबल में ना जाए, कभी भी डुप्लीकेसी ना हो पाए, या कुछ ऐसा डेटा जो इलीगल है वो ना जा पाए। तो आपके कॉन्स्टेंट्स का काम क्या है, ये उस डेटा को रोकते हैं। तो ये कुछ सिपाही की तरह काम करते हैं, जैसे जो कि गेट पे रहते हैं, जो सही होता है उसको जाने देते हैं, जो गलत होता है उसको रोक देते हैं। तो वैसा हमारा कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब चलिए कॉन्स्टेंट्स में हम एक एक करके बात करें। जैसे हम पहले कॉन्स्टेंट्स की बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स ये बताता है कि किसी विशेष कॉलम की वैल्यू नल हो सकती है। सॉरी, इसको कट करिएगा एक बार, ये हाँ पूरा मैं दोबारा बोलूँगा। हाँ, प्राइमरी की पहला कांस्टेंट है। प्राइमरी की कांस्टेंट ये बताता है कि किसी विशेष कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो सकती है और साथ ही इस कॉलम की वैल्यू पूरे टेबल में यूनिक होगी। प्राइमरी की के द्वारा आप टेबल के हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में प्राइमरी की एक इंटीजर वैल्यू का कॉलम होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल में रोल नंबर आदि बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्राइमरी की के द्वारा आप अगर हमने किसी कॉलम पे लगाया है तो आप यूनिकली कहीं से भी डेटा आप रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर हम बात करें आधार कार्ड की, तो हमारे देश में 145 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और हमें पता है कि हर इंसान के पास एक आधार कार्ड होता है। तो अगर आधार कार्ड अगर हम प्राइमरी की मानते हैं तो हम इस आधार कार्ड के बेसिस पे हम दुनिया में, मतलब अपने भारत की बात करें, इस भारत में हम यूनिकली एक इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें उसके आधार नंबर पता है। तो प्राइमरी की हमेशा हम यूनिक वैल्यूज़ पे लगाते हैं। अगला है यूनिक की, ये दूसरा कांस्टेंट है। यूनिक की कांस्टेंट भी प्राइमरी की तरह होता है, लेकिन ये कांस्टेंट नल वैल्यू का स्टोरेज अलाउ करता है। किसी कॉलम पर यह कांस्टेंट अप्लाई होता है, उस कॉलम की वैल्यू पूरे टेबल में यूनिक होनी चाहिए। यूनिक कांस्टेंट एक कॉलम में यूज़र को यूनिक वैल्यू डालने के लिए बाध्य करता है, मतलब फोर्स करता है। यदि किसी भी कॉलम की वैल्यू नल नहीं है तो इस कांस्टेंट के द्वारा रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो यूनिक की जो हम बात करें और प्राइमरी की दोनों एक जैसी होती हैं, बट दोनों में अगर हम फ़र्क की बात करें तो यूनिक की में क्या होता है कि नल वैल्यू भी अलाउड होती है, जबकि प्राइमरी की में नहीं होता है। और दूसरा फ़र्क ये रहता है कि यूनिक की हम हर फील्ड के ऊपर, मान लीजिए अगर हमारे टेबल में 5 फील्ड हैं तो हम पाँचों फील्ड पे यूनिक की लगा सकते हैं। लेकिन जब मैं प्राइमरी की बात करता हूँ तो प्राइमरी की किसी एक ही फील्ड पे होगी। हाँ, वो कंपोजिट हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होती है। तो ये दोनों डिफरेंस आपके यूनिक की और प्राइमरी की में है, बाकी दोनों एक जैसे काम करती है। उसके बाद हमारे पास आता है फॉरेन की। जब मैं फॉरेन की बात करता हूँ तो उसका नाम ही है फॉरेन। तो जब भी हम एक प्राइमरी की एक टेबल से दूसरे टेबल में लेके जाते हैं, दूसरे टेबल में, तो वहाँ पे वो प्राइमरी की फॉरेन की के नाम से जानी जाती है, उसको पॉइंट करती है। तो हम क्या कहते हैं, फॉरेन की कांस्टेंट किसी भी टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट करती है। एक फॉरेन की किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होती है।
यह कांस्टेंट दोनों टेबल में रिलेशन बताता है और दोनों टेबल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी फॉरेन की होती है। अब जो हमने बोला वो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के या उदाहरण के द्वारा आपके सामने रखे हैं। तो हम आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। इस टेबल का नाम क्या है, EMP 1000। अब आप देख सकते हैं आपके ब्रैकेट के अंदर हमने पहला जो कॉलम नेम डिफाइन किया है वो है ID। अब देखिए उसके बाद हम उसका डेटा टाइप बता रहे हैं, वो इंट टाइप का है। उसके बाद हम कॉलम के ऑप्शंस को यूज़ कर रहे हैं, नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट। मतलब ये जो ID है, आप जैसे 1 एंटर करेंगे तो अगली बार वो 2, 3, 4 इस तरीके से चलेगा। उसके बाद देखिए अगला जो फील्ड है वो है नेम। नेम को मैंने कैरेक्टर दे के रखा हुआ है, मतलब 20 कैरेक्टर का नाम हो सकता है। और ये कैसा है, नॉट नल, मतलब आपको नाम देना ही है, आप खाली इस स्थान को नहीं रख सकते। उसके बाद अगला देखिए, अगला फील्ड है सैलरी। सैलरी इंटीजर टाइप का है, तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप उसमें एंटर कर सकते हैं। और आखिर में आप देख सकते हैं हमने ID को प्राइमरी की बताया हुआ है, मतलब ID हमेशा यूनिक वैल्यू होगी, डुप्लीकेट नहीं होगा। तो देखिए हमने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जब मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, डिस्क्राइब आपको याद होगा हमने पहले देखा था, DESC या डिस्क्राइब वर्ड लिख के आप टेबल का नाम देंगे तो आप उस टेबल का स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर हमारे सामने है। अब इसमें देखिए हमारे पास जो कॉलम दिख रहे हैं, फील्ड है, टाइप है, नल है, की है, डिफ़ॉल्ट है, एक्स्ट्रा है। तो आप फील्ड में देख सकते हैं हमने 3 फील्ड क्रिएट की है, ID इंटीजर टाइप की है, और आप इसके सामने देख सकते हैं नल में नो लिखा हुआ है, मतलब ये नल नहीं हो सकता है। और ये किस टाइप का की है, प्राइमरी की लगा हुआ है। डिफ़ॉल्ट क्या था, नल था, और एक्स्ट्रा में हमने क्या लगा, जो कॉलम ऑप्शन डाला है वो ऑटो इंक्रीमेंट का डाला हुआ है। वैसे ही नेम को देखिए, नेम हमने डिफाइन किया है, कैरेक्टर 20 है और ये भी नल वैल्यू नहीं लेगा और डिफ़ॉल्ट नल है। और तीसरा हमारे पास सैलरी है, सैलरी हमने इंटीजर बताई थी। इसमें देखिए हमने नॉट नल कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है, तो देखिए नल में येस लिखा हुआ है, मतलब आप अगर देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है, ये एक नल वैल्यू ले सकता है। अब हमने एक सिंटेक्स दोबारा से एक उदाहरण लेते हैं जहां हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो आशा करता हूं अभी तक हमने जितना बोला होगा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम और उदाहरण देखते हैं। तो क्रिएट टेबल, हम एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल क्रिएट कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर को हमने नंबर दिया हुआ है, डी नेम को हमने where_2 दिया है और LOC लोकेशन को हमने where_2 दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से कॉलम और उसका डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं और एक बार क्रिएट हो जाएगा तो डिस्क्राइब करके आप उस टेबल को देख सकते हैं। अब चलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है वो हमारे डेटा टाइप्स आती हैं। तो ये जो डेटा टाइप्स हम डिस्कशन कर रहे हैं ये MySQL की कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कैर रहता है। कैर का जो हम अगर साइज़ की बात करें तो ये 0 से 255 कैरेक्टर्स तक जाता है। वैसे ही वेयर कैर है, वेयर कैर में आपका ये 0 से 65,535 कैरेक्टर्स तक जाता है। फिर टाइनी इंट है, ये वेरी स्मॉल इंटीजर है, -128 से 127 या फिर 0 से 255। फिर स्मॉल इंट है, इसका भी साइज़ जो अगर हम बात करें सो -32,768 से 32,767 या 0 से लेके 65,535। तो ये इसका रेंज रहता है। वैसे ही इंट रहता है, बिग इंट रहता है। तो जैसे जैसे आपका साइज़ डेटा का बढ़ता है आप उसके हिसाब से डेटा टाइप को बदल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें रियल नंबर्स को के बारे में अगर उनको स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास फ्लोट आता है, डबल आता है, डेसिमल, ये सारे आप आगे हम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फ्लोट की जब हम बात करते हैं तो उसमें साइज़ है और कॉमा करके डी, मतलब हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो पहला वाला जो पैरामीटर साइज़ हम कहते हैं इसका मतलब होता है वो कितने डिजिट का होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं हमने जो उदाहरण दिया हुआ है, फ्लोट हमने 7,4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है टोटल जो डिजिट हमें एंटर करना है वो 7 डिजिट का एंटर करना है। और कॉमा करके हमने डी दिया, दैट इज़ डेसिमल पॉइंट, वहाँ से कितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद आपका डेटा रहेगा वो है 4। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर हम कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो आपने देखा हमने नीचे लिखा हुआ है 999.00001। तो 4 डिजिट आपके डेसिमल के और 3 डिजिट आपका डेसिमल के पहले की वैल्यू है। तो वो हम 7,4 के द्वारा स्पेसिफाई करते हैं। अब चलिए हम टेबल की जब बात करते हैं तो हम टेबल को सब क्वेरी के द्वारा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या इसका सिंटेक्स है। तो जब भी मुझे एक सब क्वेरी, मतलब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है, उसके द्वारा हम अपने टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, हम कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कॉलम मैं उस टेबल में रखना चाहता हूँ एज सब क्वेरी।
अब ये जो सब क्वेरी है किसी एग्जिस्टिंग टेबल की है, उसके द्वारा हम अपने इस एग्जिस्टिंग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसका उदाहरण है। हमने क्या लिखा हुआ है, हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं डिपार्टमेंट 80 एज करके। अब देखिए ये एक इनर क्वेरी हमने लिखी हुई है, सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी लास्ट अंडरस्कोर नेम सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 12, एलियास यूज किया है एंड सेल हायर अंडरस्कोर डेट फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो ये टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है और हम वही रिकॉर्ड अपने डिपार्टमेंट 80 में लेके जाना चाहते हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। कंडीशन क्या लिखी है, वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू 80। तो जो भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, आपके डिपार्टमेंट आईडी लास्ट अंडरस्कोर नेम सैलरी हायर अंडरस्कोर डेट, ये 4 कॉलम आपके डिपार्टमेंट 80 में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने क्रिएट किया है और डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट 80 में आपके पास 4 कॉलम या 4 फील्ड दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से आप एक सब क्वेरी के द्वारा भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, हमने लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है कॉपी अंडरस्कोर टेबल एज, और हमने एक सब क्वेरी लिखी है सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर 1 इक्वल्स टू 2। आपको क्या लगता है, ये क्वेरी गलत है या सही है? सोचिए और बताइए मुझे। हाँ, आपने सही सोचा, ये एकदम सही क्वेरी है। कंडीशन जैसे हमने 1 इक्वल्स टू 2 बोला तो वो डेटा कॉपी नहीं होगा, लेकिन डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो आपके कॉपी अंडरस्कोर टेबल में आ जाएगा। तो देखिए ये कैसा दिखेगा। तो देखिए हमने जब उसको डिस्क्राइब किया है तो देखिए आपके पास एम्प्लॉइज टेबल जो पहले से बना था उसके 11 के 11 फील्ड आपके इस टेबल में कॉपी हो जाएंगे और आप एक सब क्वेरी के द्वारा इस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है, हम क्रिएट टेबल कर रहे हैं और हम इसी को वैसे ही फॉलो कर रहे हैं जो हमने अभी देखा था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। एक बार टेबल क्रिएट करने के बाद कई बार ऐसा हो सकता है कि उस टेबल का स्ट्रक्चर ज़रूरत के अनुसार नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में आप टेबल का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं और उसमें ज़रूरत के हिसाब से कॉलम्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। साथ ही आप कॉलम डेफिनेशन जैसे टाइप है, साइज़ है आदि को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ऑल्टर कमांड कितना पावरफुल कमांड है। इसके द्वारा आप टेबल में इतनी सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। तो अगर हम एक लाइन में इन सारी चीज़ों को बोलें तो क्या कह सकते हैं कि ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट का उपयोग क्या होता है, एक नया कॉलम जोड़ सकते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम्स में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को डिफ़ाइन कर सकते हैं, कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं या हम एक नया कांस्टेंट को जोड़ सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑल्टर टेबल के द्वारा कर सकते हैं। अब चलिए हम फटाफट इसके सिंटेक्स को देखते हैं। तो जैसा आपको हमने बोला वैसे ही इसमें आपको दिख रहा है कि हम ऐड, मॉडिफाई या ड्रॉप हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड को देखते हैं, ऑल्टर टेबल ऐड, और आप जो भी कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो कॉलम, उसका डेटा टाइप, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इसके द्वारा आप डेटा को ऐड कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम मॉडिफाई की बात करें तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, कॉलम, उसका डेटा टाइप, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं, आप मल्टीपल भी दे सकते हैं और उसके बाद आप एंटर करेंगे तो वो आपका टेबल मॉडिफाई हो जाएगा। और तीसरा, अगर ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, अगर मुझे कोई कॉलम को ड्रॉप करना है जो मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। हम ड्रॉप क्यों करते हैं? क्योंकि वो अननेसेसरली आपका डेटा स्पेस लेता है, मेमोरी लेता है। तो आपको जो ज़रूरत की नहीं चीज़ है आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो हम ड्रॉप को यूज़ करेंगे जिसके द्वारा हम इसको हटा सकते हैं। अब चलिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिपार्टमेंट 80 का एक टेबल है और इस टेबल के अंदर हम एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं जो है कि जॉब अंडरस्कोर आईडी। तो हम ऐड के थ्रू, ऑल्टर ऐड के थ्रू हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एडिंग ए कॉलम। सो अगर मुझे इसके अंदर कॉलम को ऐड करना है तो हमें लिखना है ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट 80 ऐड। अब देखिए कॉलम का नाम जो हम ऐड करना चाहते हैं वो है जॉब अंडरस्कोर आईडी और उसका डेटा टाइप मैंने बता दिया कि ये वेरिएबल कैरेक्टर है और मैंने इसका साइज़ भी बता दिया है 9, मतलब 9 कैरेक्टर का मैक्सिमम इसका लेंथ रहेगा। तो इस तरीके से हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं और जब भी आप कॉलम को ऐड करेंगे तो ये हमेशा कॉलम आपका हमेशा उस टेबल के आखिरी में ऐड होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो जॉब अंडरस्कोर आईडी आखिर में जाके टेबल में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद है मॉडिफाई, कॉलम को मॉडिफाई करना। जब हम मॉडिफाई करने की बात करते हैं तो हम किस चीज़ की मॉडिफिकेशन की बात कर सकते हैं, उसके डेटा टाइप का, उसके साइज़ का, या अगर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू को बदलना है तो वो भी हम ऑल्टर टेबल के साथ ऑल्टर कमांड के द्वारा कर सकते हैं। सो ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट आईडी, देखिए हम मॉडिफाई लिख रहे हैं और हम लास्ट अंडरस्कोर नेम, ये पहले कैरेक्टर था, अब मैंने इसको वेयर कैर कर दिया। पहले इसका साइज़ 20 था, मैंने इसको 30 कर दिया और हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके द्वारा आप एग्जिस्टिंग जो टेबल है उसके अंदर उसके डेटा टाइप को, उसके साइज़ को और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आप बदल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉपिंग ए कॉलम। तालिका से उन कॉलम्स को हटाने के लिए ड्रॉप कॉलम क्लॉज का उपयोग करें जिसकी अब आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो हम मैंने आपको बताया अगर एक्स्ट्रा कॉलम है तो वो आपका मेमोरी को यूज़ करता है, तो आपको उसको हटा देना चाहिए। तो उसको भी हम ऑल्टर कमांड से कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट 80 टेबल का नाम है, तो आप लिखेंगे ड्रॉप कॉलम, और अभी जो हमने ऐड किया था जॉब अंडरस्कोर आईडी आपने लिखा, अब हम उसको जैसे ही एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली ये कॉलम आपके टेबल से हट जाएगा और आप फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए हम कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। तो आप कॉन्स्टेंट्स भी ऑल्टर कमांड के द्वारा लगा सकते हैं। सो ऑल्टर कमांड का उपयोग मौजूदा तालिकाओं में विभिन्न बाधकों मतलब कॉन्स्टेंट्स को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। तो जैसे हम कॉलम की बात कर रहे थे वैसे आप कॉन्स्टेंट्स को भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैंने टेबल बना लिया और उस पर मैंने प्राइमरी की है, कोई भी हमने कॉन्स्टेंट नहीं लगाया था, तो हम उसको लगा सकते हैं और लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम इनका सिंटेक्स देखते हैं। तो प्राइमरी की के लिए अगर हमें लगाना है तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, और किस कॉलम पे लगाना चाहते हैं उस कॉलम का नाम हमें स्पेसिफाई करना है। वैसे ही फॉरेन की बात आती है तो आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड फॉरेन की, किस कॉलम में लगाना चाहते हैं, टेबल नंबर 2 की बात हो रही है, रेफरेंसेस टेबल नंबर 1 और उसका फील्ड। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो फॉरेन की में आपको ध्यान रखना है जो हम कॉलम दोनों यूज़ हो रहे हैं, मतलब आपका जो एक टेबल आपका पहला टेबल है और जो दूसरा टेबल है उसमें वो दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो अगर एक जगह इंटीजर है तो दूसरी जगह भी इंटीजर होना चाहिए, तब आप प्राइमरी की को फॉरेन की के थ्रू जोड़ सकते हैं दोनों टेबल को। उसके बाद आता है नॉट नल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम अंडरस्कोर नेम, डेटा टाइप और नॉट नल। मतलब आप जैसे ही इसको नॉट नल करेंगे तो आपको हमेशा डेटा इसमें डालना पड़ेगा, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो आप नॉट नल भी ऑल्टर टेबल के द्वारा लगा सकते हैं। उसके बाद है यूनिक की। यूनिक की जैसा हमने अभी डिस्कशन किया प्राइमरी की तरह ही होती है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड यूनिक, और उस कॉलम का नाम आप स्पेसिफाई करेंगे जिस पे आप यूनिक की लगाना चाहते हैं। अगला है चेक, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड चेक। आप यहाँ पे कोई कंडीशन लगा सकते हैं। तो चेक जैसा नाम कहता है वैसा ही ये काम भी करता है। तो चेक जैसे मान लीजिए हमारा एक टेबल है और उसमें एक फील्ड है एज। जैसा कि आप जानते हैं किसी की भी एज 0 नहीं होती है, तो आप कंडीशन लगा सकते हैं। आप कंडीशन ये लगा सकते हैं कि अगर कोई 0 डाले तो ये आपका टेबल डेटा को एक्सेप्ट ना करे। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि एज शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अगर आप ये लगाएंगे तो आप अगर कोई इंसान 0 डालता भी है तो वो उसको नहीं लेगा। तो आप इस तरीके से चेक कंडीशन को भी यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। सो ये देखिए एक कंप्लीट हमने क्वेरी लिखी है और इस क्वेरी में हमने सारी चीज़ों को लेके रखा हुआ है। तो जैसा जैसा हमने पढ़ा वैसे वैसे हमने सारी चीज़ों को ऐड किया है। तो एक एम्प्लॉइज़ टेबल 100 है, उसके अंदर देखिए हम प्राइमरी की को भी ले रहे हैं, फॉरेन की को भी ले रहे हैं, उसके बाद आपका नॉट नल ले रहे हैं, यूनिक को ले रहे हैं और चेक को भी ले रहे हैं। तो हम सारे के सारे कमांड को इस तरीके से अपनी क्वेरी में लिख के इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यही देखिए हमने इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज़ 100, और हमने सारे के सारे पैरामीटर डिफाइन किए हैं, उसका डेटा टाइप बताया हुआ है, और डेटा टाइप करके जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए कैसा क्रिएट होगा, हमने इसको करके रखा हुआ है। तो देखिए जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे सो ये हम जितना ऑल्टर करना चाहते थे वो हमने एंटर किया है और उसके बाद उस टेबल को डिस्क्राइब किया है। तो आप देख सकते हैं आपके पास सारे के सारे जो भी फील्ड हमने लिखे थे उस पर आपके सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स ऐड हो गए हैं। जैसे आप पहला वाले को देखें, एम्प्लॉई आईडी इंटीजर टाइप का, उसमें देखिए हमने की को प्राइमरी की इम्प्लीमेंट कर दिया है। वैसे डिपार्टमेंट आईडी में आप देख सकते हैं हमने फॉरेन की को इम्प्लीमेंट कर दिया है। ईमेल में हमने यूनिक को
डाल दिया है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को लगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं ड्रॉप करने की बात। तो कॉन्स्टेंट्स को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, उसको भी आप ऑल्टर कमांड के द्वारा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मुझे प्राइमरी की को ड्रॉप करना है, तो ऑल्टर टेबल प्राइमरी की ड्रॉप प्राइमरी की, आप प्राइमरी की लिखेंगे तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे ही फॉरेन की को तो आपको ध्यान रखना है उस कांस्टेंट का नाम आपको स्पेसिफाई करना है जब भी आप कोई भी चीज़ को ड्रॉप करना चाहते हैं। सो ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स ड्रॉप फॉरेन की और उसका नाम FK_person, तो आप एक फॉरेन की को ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे ही चेक के लिए भी है, आप उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे, आप उस चेक कांस्टेंट को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सारी जो हम चीज़ें कर रहे हैं ये सारा का सारा हम ऑल्टर कमांड के द्वारा कर सकते हैं। अब जो आखिरी हमारा कमांड बचता है वो है ड्रॉपिंग ए टेबल। तो जब भी हम ड्रॉपिंग ए टेबल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब हम परमानेंटली उसको हटा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई टेबल हमने बनाया है और उसका हमें इस्तेमाल नहीं होता है तो हम उस टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। और ड्रॉप करने के लिए जो हमारा सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। तो जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो उसके बाद हम इसे रोल बैक नहीं कर सकते हैं। रोल बैक का मतलब है कि आप दोबारा से इसको वापस ला नहीं सकते। एक बार हमने ड्रॉप किया तो ये हमेशा के लिए आपका टेबल आपके डेटाबेस से चला जाएगा। तो ये आपका ड्रॉप टेबल है। सो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो जो आज हमने सीखा DDL स्टेटमेंट के बारे में। हमने सीखा कि DDL स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है। हमने उसके बारे में बात की कि DDL स्टेटमेंट डेटाबेस के स्कीमा को डिज़ाइन करने के लिए या डेफिनेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमने कमांड देखे, क्रिएट टेबल देखा, ऑल्टर टेबल देखा, ड्रॉप टेबल देखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को टेबल को क्रिएट करना, ऑल्टर करना, ड्रॉप करना समझ में आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।